हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उससे पहले हमने स्टडी किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर का काइनेटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो जिसमें कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का और nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करेंगे और हम लोग साथ साथ हाफ लाइफ भी फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का और nth ऑर्डर का, और ग्राफ भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हेडिंग होगा क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, डैश डैश डैश, nth ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि हम एक रिएक्शन लेते हैं ए और ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट लॉ लिखना चाहेंगे तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। इस तरह से हम लोग लिखते हैं रेट सेकेंड ऑर्डर का। अगर इसका रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तो हम यहाँ ग्राफ लिखने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसका? रेट और कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर देखिए तो रिलेशन कैसा है? अगर रेट अगर कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, रेट 4 गुना हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे? 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। किसके बीच में? रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो अब हम यहीं से ड्राइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। किसका? सेकेंड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर जो हम लिखे हैं R इक्वल टू, जिसका जो रेट लॉ इक्वेशन है वो क्या है? R इक्वल टू के स्क्वायर। तो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस DA बाय DT लिख सकते हैं। अगर ये रिएक्शन है तो इसका रेट लिख सकते हैं ना, माइनस DA बाई DT इक्वल टू के स्क्वायर। तो ए वाले को एक तरफ कर दिए, माइनस DA बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के DT, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ कर दिए। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो माइनस के को बाहर कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि टाइम जब जीरो था, जब t इक्वल टू क्या था? जब टाइम क्या था? t जीरो, यानी ये क्या है? इनिशियल टाइम जीरो। तो उस वक्त जो ए का कंसंट्रेशन था वो क्या था? A0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जैसे ही टाइम क्या हुआ? टाइम t के बराबर हो गया तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया? A। तो यहाँ पर अब लिमिट लगाएंगे। तो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या था? A0 था। और जब टाइम t था तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? A है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
अगले तो 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, -x -1/x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/a, आगे में माइनस लगा देंगे और लिमिट क्या है हमारा a0 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा dt का t, और लिमिट क्या है 0 और t। ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, 1/a है तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -kt। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू kt। तो अगर हमको यहाँ पर t फाइंड करना है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k नीचे आ जाएगा, 1/a माइनस 1/a0। तो ये हमारा क्या रहा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो ए हमारा क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये ए क्या है हमारा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और A0 क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन। टी क्या है, टाइम, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बता रहा है, टाइम के साथ किस तरह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बता रहा है कौन, ये इक्वेशन, कि टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इसका ग्राफ बनाएंगे जिस तरह हम लोग जीरो ऑर्डर का बनाए थे, फर्स्ट ऑर्डर का बनाए थे। अब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बनाएंगे। तो इधर का काम हो गया है, इधर हम इसको हटा देते हैं। तो अब हम लोग जो है ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब जो ग्राफ खींचा जाएगा किसके बीच में खींचा जाएगा, फिर से वही बात है, टाइम और कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग इस इक्वेशन का, ऊपर वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/a, 1/ माइनस 1/0 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, kt प्लस 1/a0। इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन जो मेन फाइनल इक्वेशन से जस्ट ऊपर यहाँ जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/a इक्वल टू kt, यानी 1/a0 को हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया, है कि नहीं। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो देखिए, ये वाला क्या है, हम यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब जो ग्राफ आएगा यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में आएगा, 1/ कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो y में किसको लेंगे, 1/ कंसंट्रेशन को लेंगे। और किसके बीच में खींचे रहे हैं,
टाइम के बीच में 1 बाय कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये क्वेश्चन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम यहाँ ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये रहा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है 1 बाय, इंटरसेप्ट क्या है 1 बाय, ये जो वैल्यू है 1 बाय a0 है कि नहीं। तो ग्राफ यहाँ से ये इंटरसेप्ट है, तो इसके ऊपर से बनेगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो एंगल क्या होगा थीटा। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप हो जाएगा k। तो सेकेंड ऑर्डर का जब भी ग्राफ होगा तो कैसा होगा 1 बाय a और टाइम के बीच में। तो याद रहना चाहिए सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा 1 बाय a टाइम के बीच में। तो फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ किसका था, जो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो ग्राफ बनाए थे, फर्स्ट ऑर्डर में किसके बीच में बनाए थे ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। स्लोप कैसा बना था, नेगेटिव स्लोप बना था ना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या किए थे, लॉग ए वर्सेस टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किए थे। यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव था। लेकिन जब हम सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, 1 बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। और सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अब जो आगे जितना भी ग्राफ आएगा, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का, सबका ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। सबका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये एडिशनल नॉलेज के हिसाब से है, एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। कारण है क्या कि जो 99% जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पे ही बेस्ड है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि पूछ देगा कि सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स बताइए, थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक्स लिखिए, ग्राफ बनाइए। तो ये 1% जो एक्स्ट्रा में कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जनरली जो जेई का जो मेंस है या एडवांस है, तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। तो जनरली आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये एडिशनल है। इसमें क्या है कि हम आपको एक जनरल फार्मूला देंगे nth ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर का आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पूछे, हाफ लाइफ पूछे या ग्राफ बनाने के लिए बोले, तो ये nth ऑर्डर वाले फार्मूला से बन जाएगा। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर का आपको पूरा बना दिए, थर्ड ऑर्डर का हम डायरेक्ट अब आपको रेडीमेड फार्मूला देंगे, फोर्थ ऑर्डर का भी रेडीमेड फार्मूला, जिससे कि आपको फिर हम nth ऑर्डर का फार्मूला लिख देंगे। और उस फार्मूला पे सारा आपका सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर से लेकर के जितना भी ऑर्डर का रिएक्शन होगा उसका आप इक्वेशन, हाफ लाइफ और ग्राफ बना सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ अलग नियम है, जो जिसके लिए हमने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हैं। लेकिन सेकेंड ऑर्डर से लेकर के बाकी nth ऑर्डर तक जो भी है वो एक ही फार्मूला पे बेस्ड होगा। तो ये था सेकेंड ऑर्डर की आपको हम प्रोसेस समझा दिए। अब ये जो भी होगा वो सेकेंड ऑर्डर जिस तरह से हम लोग डिराइव किए उसी तरह से थर्ड ऑर्डर होगा, उसी तरह से फोर्थ ऑर्डर का होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब हम लोग हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि आधा रिएक्शन होने में, यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए क्या कंडीशन है कि जब टाइम को हम क्या लेते हैं, तो हम टाइम को क्या ले लिए, टी हाफ। और जब टाइम टी हाफ हो जाएगा तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाएगा। ये ना होगा। अब इसी वैल्यू को हम इस पे पुट करेंगे
तो हमारा क्या है काइनेटिक इक्वेशन, T इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a0, ये है ना सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर टाइम क्या ले लिया, टी के जगह पे t½ 1/k, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है a0/2 हो गया माइनस 1/a0। तो t½ इक्वल टू हो जाएगा 1/k, ये 2 ऊपर चला गया ना, ये 2 ऊपर चला गया, एलसीएम क्या रह गया a0, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो t½ इक्वल टू हो जाएगा 1/k a0। तो ये रहा हाफ लाइफ किसका, सेकेंड ऑर्डर का। तो हम लोग यहाँ पर हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लिए हैं सेकेंड ऑर्डर का। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइंड किए, अब हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, प्रोसेस सब कुछ वही होगा, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो थर्ड ऑर्डर का जो काइनेटिक्स होगा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आर, अगर कोई रिएक्शन ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो इसका जो रेट लो होगा क्या होगा, आर इक्वल टू के ए पे पावर 3। तो अगर इसका इंटीग्रेटेड रेट लो फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, ये था किसका, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो था, इसी पे हम हाफ लाइफ फाइंड किए। तो थर्ड ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लो होगा एकदम इससे मिलता जुलता होगा। तो क्या होगा इसका, T 1/2k 1/a² माइनस 1/a0²। तो ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसका, थर्ड ऑर्डर का। क्या सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका है, सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स है, और ये सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ है। तो ये सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर, ये किसका है, थर्ड ऑर्डर का। क्या इन दोनों में कुछ समानता आपको दिख रहा है, लगभग एक जैसा है। k के जगह पे क्या गया है 2k, a के जगह पे क्या गया है a², a0 के जगह पे क्या आ गया है a0²। अगर आपको बोलेगा फोर्थ ऑर्डर का निकालिए, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था यहाँ पर, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था यहाँ पर, सिर्फ k था। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या था 2k था, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा 3k। ये थर्ड ऑर्डर के लिए था तो a² था, सेकेंड ऑर्डर के लिए था पावर 1, थर्ड ऑर्डर के लिए पावर था 2, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए पावर क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम nth ऑर्डर का लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाहें, तो T इक्वल टू हो जाएगा, तो जो ऑर्डर का लिख रहे हैं यहाँ पर, जो k के पहले जो वैल्यू है वो एक कम है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे n-1 k, और यहाँ a के ऊपर पावर है ना, तो यहाँ पर पावर क्या हुआ, तो हम जिस ऑर्डर का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उस पर पावर एक कम है। सेकेंड ऑर्डर का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है। थर्ड ऑर्डर का निकालना चाह रहे हैं पावर 2 है। तो n ऑर्डर का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पावर एक कम होगा, है कि नहीं, a पे पावर n-1, a के पावर n-1 माइनस a0 के पावर n-1। तो ये हमारा जो ग्राफ, सॉरी ये जो हमारा इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है,
ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो किसका है, nth ऑर्डर का। तो अब इस इक्वेशन से आप किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हैं। बस फॉर्मूला क्या है, 1/n-1 के ब्रैकेट 1/a के पावर n-1 माइनस 1/a0 के पावर n-1। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान है। थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होगा, इसी पे अगर हम उसी तरह से पुट करेंगे टी हाफ को, टाइम के जगह पे टी हाफ ले ले और इनिशियल कंसंट्रेशन को पे क्या कर दें, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को A0/2 कर देंगे। जो काम हम सेकेंड ऑर्डर पे जिस तरह हम हाफ लाइफ निकाल रहे थे कि टाइम टी हाफ ले लिए और रिमेनिंग कंसंट्रेशन A0/2 कर दिए, यही चीज़ अगर हम इस पर रख देंगे तो जो हाफ लाइफ आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का 3, आप पुट करके देख सकते हैं 3/2 A0 स्क्वायर। तो ये रहा थर्ड ऑर्डर का क्या, हाफ लाइफ। उसी तरह हम लोग अब nth ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालेंगे। तो nth ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या रहा, यहाँ पर ऊपर पे 1 है और यहाँ पे ऊपर पे 3 है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 के पावर n-1 माइनस 1। बस ऊपर वाला इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, k एज यूजुअल है ना, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर क्या है k। थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ अगर देखें तो यहाँ पर k के आगे क्या है 2। तो सेकेंड ऑर्डर में k के आगे 1 था, थर्ड ऑर्डर में k के आगे क्या था 2, फोर्थ ऑर्डर के लिए 3, nth ऑर्डर के लिए n-1 और k तो सभी में है ना, k यहाँ रहेगा, तो k तो रहेगा ही, कंफर्म है। अब है सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ में पावर क्या है 1, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के लिए पावर क्या है 2 और यानी एक कम पावर है, तो यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, nth ऑर्डर के लिए क्या होगा पावर n-1। तो ये हमारा हो गया nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। तो ये टाइम और कंसंट्रेशन और ये हाफ लाइफ है किसका, nth ऑर्डर का। तो ये जनरल सा बात है, इस पे पुट करके आप सभी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर हम आपको बोले कि फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखिए तो आराम से लिख दीजिएगा। तो जिस भी ऑर्डर का निकालना है n का वैल्यू रख देंगे। अगर हमको सिक्स्थ ऑर्डर का निकालना है तो n बराबर 6 रख देंगे, तो यहाँ पर 5k हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a पे पावर 5 माइनस 1/a0 पे पावर 5। तो बस सिंपल सा है। तो ये जनरल फार्मूला, मेन आपको यही फार्मूला के लिए आपको यही फार्मूला याद रखना है। और ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, n जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम उसको स्पेशली याद रखेंगे। ये जनरल फार्मूला किसके लिए वैलिड है, n जब 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो। जब n क्या हो 2 और 2 से बड़ा हो उसके लिए ये फार्मूला है। तो हम लोग कल फर्स्ट ऑर्डर पे 1-2 क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। जितना चीज़ पढ़ाया जाता है, अगर इतना चीज़ अगर आप लोग 100% तरीका से पढ़ लीजिएगा, अच्छा तरीका से रिवीजन कर लीजिएगा, तो बोर्ड में 99% नंबर से कम नहीं आने वाला है केमिस्ट्री में। तो बहुत ही सीरियसली पढ़ाया जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर कि जल्दी भागना है, लेकिन बहुत स्थिरता से हम पढ़ाते हैं। तो
बोर्ड में आपको 99% नंबर से नीचे नहीं आ सकता अगर आप सीरियसली पढ़िएगा तो। आपको कंपटीशन से भी सवाल बनेगा, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो आज पढ़ाए हैं ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन पे एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम एडवांस लेवल से आ जाए तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे बोला गया क्या है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका 30% डिकम्पोजिशन होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30% डिकम्पोजिशन होने में कितना समय लग रहा है, 40 मिनट का टाइम लग रहा है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इसका हाफ लाइफ फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम काइनेटिक इक्वेशन देखें तो क्या था, 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यही था ना। तो जब भी परसेंटेज में बात होगा तो हम क्या बोले थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लेके चलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लेकर के चलेंगे। और रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, 30%, यानी फॉर 30% डिकम्पोजिशन बोला, 30% डिकम्पोजिशन यानी 30% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा, 70, 100 में 30 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो T 30% इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कितना है 100 और रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है 70 है। और T 30% कितना दिया हुआ है 40 मिनट, तो हम यहाँ इसको क्या लिख देते हैं 40 मिनट, 40 लिख दिए, मिनट ही समझिएगा। तो यहाँ पर ये जो है 40 मिनट हो गया, तो यहाँ T 30% जो है हम इसको 40 ले लिए। अब क्या करेंगे हम इसको 42.303 के लॉग से ये कट गया 0 0, इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 7, ऐसा कर सकते हैं ना। फोर्टी बाय 2.303 बाय के। अच्छा, हम के फाइंड करना है ना, हमको यहाँ पर अननोन क्या है, के को इधर कर लेते हैं और 40 को इधर कर लेते हैं। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 और log 7 का वैल्यू लिखाए थे ना आपको हम। log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू आप लोग लिख लीजिए 0.48, log 4 का वैल्यू क्या है 0.60, log 5 का है 0.70, log 6 का वैल्यू क्या है 0.78, log 7 का वैल्यू क्या है 0.84 और log 8 का वैल्यू क्या है 0.90 और log 9 का वैल्यू क्या है 0.95 और log 10 का वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है 1। तो याद रहना चाहिए। और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। तो log 7 इक्वल टू क्या है 0.84, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय 40 इंटू क्या हो जाएगा 0.16, पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो देखो तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा ना, इसको हम आगे इधर से बनाते हैं। k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय 4 इंटू 1000 कर सकते हैं इसको, 0 और 100 इंटू 16 है ना यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बार में, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 12 4 तिया 12 8 9 ऐसा आएगा। और ये 10 टू द पावर -3। तो k का वैल्यू निकाल लिए, हमें फाइंड क्या करना है टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693 बाय के, ये फॉर्मूला है।
तो हमें के चाहिए था। अगर के हमको मिल जाएगा तो अगर हम के का वैल्यू पुट कर देंगे, और के का वैल्यू हमको कहाँ से मिला, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। कौन सा इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था आपको के फाइंड करने के लिए। तो के हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ। तो के अभी हमने फाइंड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर बस हाफ लाइफ में का फॉर्मूला में के का वैल्यू रख देंगे, क्या है 9.21 इंटू 10⁻³ यहाँ से हटा देंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, कैंसिल। पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा 0 0। 9.21 लेके ही चल रहे हैं, तो आप 9.2 लेके ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम 9.2 लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 होगा। अगर हम यहाँ पर 9.2 लिखे, 9.212 की जगह पे हम शॉर्टकट में 9.2 लेके चले, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 6930 को किससे डिवाइड करेंगे, 92 से डिवाइड करेंगे। तो 9 का टेबल आता है ना आप लोग को, 9 का टेबल में 9 के टेबल में कितना आता है, 7 बार में 63 आता है ना। तो 7 बार में अगर हम करें, यहाँ देखिए 69 है ना, 63 करना है हमको। तो देखो यहाँ पे 4 14 7 2 14 और 9 7 63 और 64। तो क्या आ जाएगा, 13 में 4 गया 9 और 8 में 4 गया 4, तो 49 फिर से 0। तो 9 का टेबल में 5 बार में होता है 46, तो 5 बार में 45 होता है। 9 5 45, यहाँ 49 है। तो 5 2 10 और 9 5 45 और 46, क्या बच जाएगा 30। अब एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा, 9 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, 3 बार में ना। तो लगभग क्या हो जाएगा 6 18 9 27 27 सॉरी 27, तो क्या हो जाएगा 24। 0 लगा देंगे तो लगभग 2 बार में। तो एक्चुअली में जो हमारा जो टी हाफ का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 75.32। टाइम किस में लिए थे हम लोग यहाँ पर, मिनट में। तो के का वैल्यू किस में आया होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या लिखते हैं हम लोग, यूनिट क्या होता है पर सेकेंड, लेकिन यहाँ टाइम किस में लिया गया है, मिनट में। तो के का वैल्यू किस में आया, पर मिनट में। के का वैल्यू किस में आया, पर मिनट में। पर मिनट में रखा है तो टाइम किस में आया, मिनट में। तो हाफ लाइफ क्या है, लगभग 75.32 मिनट। या आपका बुक में जो आंसर दिया हुआ है इसका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है शायद 77 मिनट। तो थोड़ा सा आपको ये कुछ आंसर वैरी करेगा, इसके लिए आपको बोर्ड में नंबर नहीं काटा जाएगा। तो जो वैल्यू है ये जो आया वो क्या है आपका अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स में आपका इतना आया है। तो प्रोसेस सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर अंतर होगा तो आंसर, इसके लिए आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे बोर्ड में। तो हमने यहाँ पर 30% डिकम्पोजिशन था, उससे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा करके हमने के फाइंड कर लिया। और के फाइंड करने के बाद हमने टी हाफ वाले फॉर्मूला में रखा। टी हाफ में क्या था 0.693/k। तो यहाँ पर के का वैल्यू रख दिया और हाफ लाइफ फाइंड कर दिया, जो कि हमें पूछा था क्वेश्चन में। तो ये मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको प्रूव करना है, यहाँ शो करना है कि 99% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, 90% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है उसके क्या है ट्वाइस, यानी दोगुना लग रहा है। यानी 99% जो रिएक्शन होने में जो समय लग रहा है वो 90% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है उसके दोगुना है। यानी T99% इक्वल टू ट्वाइस T90%। यानी 90% रिएक्शन जो हो रहा है
उसका दोगुना टाइम अगर हम लेंगे तब 99% रिएक्शन का समय निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का इक्वेशन क्या है, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। तो एक बार हम क्या करेंगे 99% के लिए निकालेंगे और एक बार 90% के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 99% के लिए निकालेंगे। तो 2.303 बाय के लॉग, अच्छा इनिशियल क्या लेंगे यहाँ पर, जब भी परसेंटेज में काम आएगा तो इनिशियल 100 लेंगे। और रिएक्शन कितना हुआ है, 99% रिएक्शन हो गया, तो बचा कितना, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना। तो रिएक्शन 99% हो चुका है, इनिशियल था 100, 99% रिएक्टेंट समाप्त हो गया, तो बचा कितना, तो T99% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो T99% इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2.303 बाय के लॉग 10 का तो मान 1 हो गया, 2 पावर आगे आ जाएगा। तो 99% रिएक्शन के लिए हमने टाइम निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, T90% निकालेंगे, इसी पे पुट करेंगे 2.303 बाय के, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे 100, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है, तो 90% रिएक्शन समाप्त हो चुका है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है 10। क्या हो रहा है, .303 बाय के लॉग 10, 290%, T90% 2.303 बाय के लॉग 10 का मान क्या है 1। बंद कर दो इसको, खिड़की को। तो अब हम क्या करेंगे, T99% को T90% से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 2.303 बाय के बटे T90% कितना आया है 2.303 बाय के। तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो T99% इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 आया ना, बाय T90% इक्वल टू जो वैल्यू आया वो क्या आया 2। अब हम इसको क्या करेंगे, T99% जो है वो क्या होगा, इसको उधर जाएंगे 2 इंटू T90%। तो यही प्रूव करना था कि 99% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है वो 90% रिएक्शन के होने में जो टाइम है उसके दोगुना है। तो यही प्रूव करना था। तो T99% इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ T90%, यही हमको फाइंड करना था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।